Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. In association with JK Tyre, Total Control. विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक अब चमकिए प्यार से। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको यह दिखाएंगे कि कैसे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी टीम ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को 40 मिनटों तक इंतजार करवाया, क्योंकि वो एक हॉल के अंदर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन के साथ मीटिंग कर रहे थे। और जब 40 मिनट के बाद शहबाज शरीफ के सब्र का बांध टूट गया इंतजार करते करते, तो वो जबरदस्ती उस हॉल में दाखिल हो गए। यहां तो शहबाज शरीफ की बड़ी बेइज्जती हुई, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल उन्हें एक वीआईपी की तरह इज्जत देते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ 6000 करोड़ रुपए की एक डिफेंस डील की है, जिसके तहत वो पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करेगा। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने हाल ही में भारत के साथ 800 करोड़ रुपए के हथियारों की भी एक डील की है। राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ तो ये कहते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया, और दूसरी तरफ इन दोनों देशों को लड़ने के लिए हथियार भी बेच रहे हैं। हमारी आज की दूसरी खबर खास तौर पर असम के दर्शकों के लिए है, क्योंकि वहां की पुलिस ने मशहूर गायक जुबीन गर्ग की हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। और इस चार्जशीट के मुताबिक जुबीन गर्ग की हत्या की पूरी प्लानिंग पहले हो चुकी थी। ये पूरी प्लानिंग के साथ उनकी हत्या हुई, उसके बाद हत्या के सबूतों को मिटाया गया और जुबीन गर्ग को उनके अपने ही लोगों ने धोखा दिया। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिनमें जुबीन के मैनेजर हैं, उनके बैंड के सदस्य हैं और सिंगापुर में उनके शो के आयोजक भी हैं। यानी उनके अपने ही लोग उनकी हत्या में शामिल हैं। और आखिर में हम आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद लेकर चलेंगे, जहां बाबरी मस्जिद बनने से पहले ही आज शुक्रवार के दिन 50,000 लोगों ने नमाज अदा की। इस मस्जिद को बनाने के लिए अब तक 3.5 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया जा चुका है। लेकिन आज की इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मीटिंग के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को 40 मिनट तक इंतजार करवाया। असल में राष्ट्रपति पुतिन के साथ शहबाज शरीफ की एक मीटिंग तय थी और इस मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ पहुंच भी गए और वो अपने उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ हॉल के बाहर इंतजार करते रहे। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन 40 मिनट तक इंतजार के बाद भी उनसे मिलने नहीं पहुंचे, या ये कह लीजिए कि उन्हें मिलने के लिए अंदर नहीं बुलाया। ये पूरी घटना तुर्कमेनिस्तान की राजधानी में इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम के मंच पर हुई है। आप तस्वीरें देखिए, और तस्वीरें अभी आ रही हैं, हम आपको दिखाएंगे। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन के साथ हॉल में मीटिंग कर रहे थे। हॉल के बाहर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे थे और यह इंतजार 40 मिनट तक चला। बैठक में देरी के बाद शहबाज शरीफ के सब्र का बांध टूट गया और फिर वो जबरदस्ती उस हॉल में दाखिल हो गए। तस्वीरें अब आप देखिए। Okay. Excuse me. Нету. अब देखिए, जब ये बैठकें चल रही थी, वहां पर
मीडिया के लोग मौजूद थे, वहां पर पत्रकार मौजूद थे और पत्रकारों ने ये सारी तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली और इस समय इस घटना की काफ़ी चर्चा हो रही है। इससे पहले चीन में हुए एससीओ की मीटिंग में भी शहबाज शरीफ की कुछ इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई थी, जब उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक साथ मिल रहे थे और इन दोनों नेताओं ने शहबाज शरीफ को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने शहबाज शरीफ की तरफ एक बार भी देखा नहीं। और अब देखिए वो 40 मिनट का इंतजार शहबाज शरीफ का कैसा था, अब वो तस्वीरें देखिए। तो यहां आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने पूरे डेलीगेशन के साथ हॉल के बाहर इंतजार कर रहे हैं। उनके चेहरे पर आप तनाव देख पा रहे हैं, साफ चेहरे पर तनाव है, थोड़ा गुस्सा भी नजर आ रहा है चेहरे पर। शायद पूछ रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है, हमें अंदर क्यों नहीं बुलाया जा रहा। ये तो बहुत ही लंबा इंतजार हो गया, 40 मिनट का इंतजार एक देश के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री को करना पड़ रहा है और अंदर एक दूसरी बैठक चल रही है। राष्ट्रपति पुतिन अंदर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के साथ बैठक कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बाहर इंतजार कर रहे हैं। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लग रही और 40 मिनट के बाद भी जब बुलावा नहीं आया तो फिर उसके बाद शहबाज शरीफ ने तय किया कि अब वो सीधे उठकर खुद ही उस हॉल के अंदर दाखिल हो जाएंगे और फिर उन्होंने यही किया। हालांकि बाद में जो तस्वीरें आई हैं उसमें राष्ट्रपति पुतिन और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद उन दोनों की बातचीत हुई है। तुर्कमेनिस्तान में तो शहबाज शरीफ की बड़ी बेइज्जती हुई, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल उन्हें एक वीआईपी की तरह इज्जत दे रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ 6000 करोड़ रुपए की एक डिफेंस डील की है, जिसके तहत वो पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करेगा। अमेरिका अब पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपनी नई एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहा है। इन दोनों देशों के बीच 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये डील हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान के जो F-16 लड़ाकू विमान हैं वो पहले के मुकाबले ज्यादा आधुनिक हो जाएंगे और इनका अपग्रेडेशन हो जाएगा। अमेरिका में बने ये विमान पाकिस्तान ने 80 के दशक से लेकर वर्ष 2016 तक खरीदे हैं और अब अमेरिका की मदद से ही इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा। अमेरिका इन लड़ाकू विमानों के लिए पाकिस्तान को नए सिस्टम्स देगा, नए हथियार और इसके लिए ट्रेनिंग भी देगा और इस अपग्रेड के बाद पाकिस्तान के ये F-16 एयरक्राफ्ट्स, ये विमान नेटो देशों की सेनाओं के साथ भी इंटीग्रेट कर पाएंगे। नेटो देशों की सेनाओं के जो हवाई जहाज हैं उनके साथ भी इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान इन विमानों का इस्तेमाल एंटी टेरर ऑपरेशंस में करेगा। देखिए, सबसे बड़ा मजाक यही है, यानी अमेरिका कहता है कि इन विमानों का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ किया जाएगा। पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने के लिए उसके इन F-16 विमानों का इस्तेमाल करेगा। ये जो अपग्रेडेशन किया जा रहा है वो भी आतंकवाद को दूर करने के लिए, मिटाने के लिए किया जा रहा है। सबसे बड़ा मजाक यही है। हालांकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने इन्हीं F-16 फाइटर जेट से भारत पर भी हमला करने की कोशिश की थी और ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान के पास करीब 75 F-16 फाइटर जेट्स थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 या 6 F-16 फाइटर जेट्स नष्ट कर दिए थे। यह भारत का दावा था और इस समय अगर ये 5-6 विमान आप हटा लें जो इन्हें भारत ने नष्ट कर दिया है, तो पाकिस्तान के पास अब करीब 70 F-16 विमान बचे होंगे और इन्हीं 70 विमानों का अब अपग्रेडेशन किया जा रहा है। एक F-16 लड़ाकू विमान की कीमत करीब 628 करोड़ रुपए है और पिछले 20 वर्षों से
अमेरिका लगातार पाकिस्तान को लड़ाकू विमान दे रहा है, रेडार दे रहा है और स्पेयर पार्ट्स भी देता आ रहा है। और इस समय अमेरिका सहित दुनिया के 25 से ज्यादा देश इसी F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें अपनी वायुसेना में उड़ा रहे हैं। तो यह पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक बड़ी डील मानी जाएगी। अब देखिए, अमेरिका पाकिस्तान को यह हथियार दे रहा है, F-16 विमानों को और बेहतर बना रहा है, लेकिन पिछले ही महीने अमेरिका और भारत के बीच भी एक 800 करोड़ रुपए की डिफेंस डील हुई है, जिसमें भारत को अमेरिका से 2 हथियार मिलेंगे। पहला है जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइल, जो 4 किलोमीटर की रेंज में हमला करके किसी भी शक्तिशाली टैंक को नष्ट कर सकती है, और दूसरा एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स। ये तोप के गोले होते हैं जो 57 किलोमीटर की दूरी तक सटीक हमला कर सकते हैं। ये जो दोनों ही हथियार हैं, ये अमेरिका भारत को बेचेगा। अब एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, शांति समझौता कराया। बात बात पर वो नसीहत देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति रहनी चाहिए। कहते हैं, मैं दोनों देशों के नेताओं से कह रहा हूं कि आप अच्छे से रहिए, शांति के साथ रहिए। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि यही राष्ट्रपति ट्रंप दोनों देशों को हथियार भी बेच रहे हैं, ये जानते हुए कि ये हथियार कहां इस्तेमाल होंगे। यानी वो शांति दूत भी बने हुए हैं और साथ ही हथियारों का कारोबार भी कर रहे हैं, और यही है दुनिया। स्वीडन का एक डिफेंस थिंक टैंक है जिसका नाम है सिप्री। सिप्री ने दुनिया भर में हथियारों के बाजार पर एक रिपोर्ट जारी की है कि कौन सा देश कितने हथियार बेचता है। इस लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है। अमेरिका दुनिया के 43% हथियार बेचता है। हथियारों के बाजार में अमेरिका का जो शेयर है वो 43% है, यानी दुनिया का आधा हथियार बाजार अकेले अमेरिका के कब्जे में है लगभग। दूसरे नंबर पर फ्रांस है जो सिर्फ 9.6% हथियार बेचता है। अमेरिका और फ्रांस के बीच 33% से ज्यादा का अंतर है, यानी नंबर 1 और नंबर 2 के बीच 33% का अंतर। और अमेरिका फ्रांस से लगभग 4.5 गुना ज्यादा हथियार बेच रहा है। तीसरे नंबर पर रशिया है जिसने 7.8% हथियार बेचे। चौथे नंबर पर चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हथियारों की दुनिया में उसका हिस्सा सिर्फ 5.9% है। पांचवें नंबर पर जर्मनी है जो 5.6% हथियार बेचता है। छठे नंबर पर इटली है 4.8% शेयर के साथ। सातवें नंबर पर ब्रिटेन 3.6% हथियार बेचता है। इजराइल करीब 3.1% हथियार बेच रहा है, वो 8वें नंबर पर है। और आप देखिए, छोटा सा देश है लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। और फिर 9वें नंबर पर स्पेन है जो 3% हथियार बेचता है, और 10वें नंबर पर साउथ कोरिया है जो सिर्फ 2.2% हथियार इस समय बेच रहा है। यानी अमेरिका अकेले दुनिया का 43% हथियार बेच रहा है, जबकि दुनिया के बाकी 180 देश मिलकर 57% हथियार बेचते हैं। हालांकि अमेरिका खुद ही सबसे ज्यादा हथियार बेचता भी है, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ये भी आशंका जता रहे हैं कि दुनिया में अगर युद्ध नहीं रुके जो इस समय चल रहे हैं, तो तीसरा वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। I'd like to see the killings stop. 25,000 people died last month, soldiers, mostly soldiers, but some people also where bombs were dropped. But for the most part, 25,000 soldiers died last month. I would love to see it stop, and we're working very hard. It doesn't really affect the United States unless it got out of control. You know, a thing like that, as you probably know, because you are a professional, a real professional, which is something I don't say about a lot of other people, but you are a great professional. Things like this end up in third world wars. And I told that the other day. I said, you know, everybody keeps playing games like this. You'll end up in a third world war, and we don't want to see that happen. अब आपको प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसकी चर्चा अमेरिका की संसद में भी हो रही है। 10 दिसंबर को अमेरिका की विदेश नीति पर एक सुनवाई के दौरान ये
अमेरिकी संसद की एक विदेश नीति पर कमेटी है, उसकी बैठक हो रही थी और उस बैठक में अमेरिका की एक सांसद अपने साथ एक पोस्टर लेकर आई जिस पर 2 तस्वीरें थीं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, और यह तस्वीर सितंबर में चीन में हुए SCO समिट के दौरान की थी, ये जो आपके पीछे लगी हुई है। और दूसरी तस्वीर ये सांसद लेकर आई वो ये थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक साथ नजर आ रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर है जो इस सांसद के पीछे है, ये देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में बैठे हैं, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों में एक समानता है और वो ये कि दोनों में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन है, और तीसरी तस्वीर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हैं। अमेरिका की सांसद ने इन तस्वीरों को 1000 शब्दों के बराबर बताया और अमेरिका की ट्रंप सरकार पर 3 बड़े आरोप लगाए। पहला, भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप अपना और अपने देश का ही नुकसान करा रहे हैं उनकी जो नई नीति है भारत के ऊपर, उसकी वजह से। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही भारत को अमेरिका से दूर धकेल दिया है और ट्रंप की दबाव वाली रणनीति भारत को चीन और रशिया जैसे अमेरिका के प्रतिद्वंदियों के नजदीक लेकर जा रही है। और तीसरा, ट्रंप प्रशासन ने भारत और अमेरिका की साझेदारी को नुकसान पहुंचाया है, जिसे बचाने के लिए अब अमेरिका की संसद को तुरंत कदम उठाने चाहिए। Trump's policies towards India can only be described as cutting our nose to spite our face. And this is doing real and lasting damage to the strategic trust and mutual understanding between our two countries. Because let me be clear, being a coercive partner has a cost. And this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the arms of our adversaries. We must move with incredible urgency to mitigate the damage that this administration has done to the U.S.-India partnership and return to the cooperation that is essential to U.S. prosperity, security, and global leadership. एक और बात यह है कि जिस सांसद ने, जिसे अभी आपने देखा, ट्रंप सरकार की नीतियों का विरोध किया, वो असल में डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप की विरोधी पार्टी की सांसद हैं। इसलिए भी वो डोनाल्ड ट्रंप पर ये हमले कर रही हैं। लेकिन एक बात साफ है कि अमेरिका के अंदर भी, वहाँ की अंदरूनी राजनीति में भी अब वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस समय अमेरिका की जो नीति है भारत के बारे में, भारत पर, जिसके तहत उन्होंने भारत पर जो टैरिफ लगाया है, उसकी वजह से वो भारत को अपने से दूर कर रहा है ये देश अमेरिका, और भारत अमेरिका के प्रतिद्वंदियों के करीब जा रहा है, जैसे चीन और रशिया, और ये अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं है। अब ये तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 2 खबरें हमने आपको दिखा दी। अब आपको वापस भारत के अंदर लेकर आते हैं और राजनीति दिखाते हैं भारत की। पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस समय वहां बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है और इस विवाद के केंद्र में है टीएमसी के सस्पेंड कर दिए विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करके इस विवाद की शुरुआत की। और आज इसी जगह पर हुमायूं कबीर ने करीब 50,000 लोगों के साथ जुम्मे की नमाज अदा की है। तस्वीरें वहां से आई हैं, आप पहले जरा तस्वीर देखिए। কি সুন্দর মঞ্জার, সুন্দর লাগছে তাই না? বিশাল দৃশ্য, বিশাল দৃশ্য। সামিআ আল্লাহু লিমান হামিদা, আল্লাহু আকবার, तो अभी तो ये मस्जिद जो है ये बनी भी नहीं है, मस्जिद का निर्माण शुरू भी नहीं हुआ है, और अभी आप देख लीजिए आज शुक्रवार को 50,000 लोगों ने वहां पर नमाज अदा की। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 6 दिसंबर की है, जिस दिन यहां बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया था।
6 दिसंबर को 2 लाख से ज्यादा लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे, जो अपने साथ मस्जिद निर्माण के लिए ईंटें लेकर आए थे। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 33वीं बरसी पर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया और इस मस्जिद के निर्माण के लिए वहां के लोगों से चंदा देने की अपील की थी। और अब तक हुमायूं कबीर को 3.5 करोड़ रुपए कैश या फिर ऑनलाइन चंदा मिल चुका है और इस चंदे में इतने करेंसी नोट मिले हैं कि उन्हें अब मशीन से गिना जा रहा है। उनकी तस्वीरें भी आप देखिए। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के भरतपुर से टीएमसी के विधायक हैं और 4 दिसंबर को बाबरी मस्जिद निर्माण के ऐलान के बाद उन्हें ममता बनर्जी ने टीएमसी से सस्पेंड कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी हुमायूं कबीर ने पहले बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया और आज वहां पर 50,000 लोगों को नमाज के लिए इकट्ठा भी किया। बीजेपी का आरोप है कि हुमायूं कबीर ये सब ममता बनर्जी के समर्थन से ही कर रहे हैं और जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तब यहां पर बाबर का नाम नहीं होगा। हुमायूं कबीर का कहना है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद नहीं बन पाई, इसीलिए वो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं और आज उन्होंने किसी को नहीं बुलाया था। ये सारे लोग जो आए हैं ये खुद आए हैं, स्वेच्छा से आए हैं और इसीलिए यहां पर इतनी भीड़ हो गई। मैं तो सोचा नहीं ये इतना आदमी, कोई मस्जिद का काम शुरू ही नहीं हुआ। 6 तारीख में लीव रखने का बाद पहला जुम्मा बार आया तो किसी को मैं इनवाइट भी नहीं किया जो यहाँ नमाज होगी आइए। लोग अपना अपनी इकट्ठा होकर लाखों लोग का यहाँ नमाज पढ़ लिया। मैं आज ऐलान कर दिया जितना दिन ये नमाज सब मस्जिद कंप्लीट नहीं होगा हर जुम्मा में यह नमाज अदा होगा। बीजेपी को लाइए, वो मस्जिद मंदिर बनाइए, लेकिन बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। बीजेपी बाबर का नाम पश्चिम बंगाल में लिखने नहीं देगा। बीजेपी को लाइए, ममता रहेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा और बीजेपी आएगी तो बाबर के नाम नहीं लिखा जाएगा। टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाने और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था। अब बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के कहने पर ही हुमायूं कबीर अगले साल 2026 में होने वाले चुनाव के लिए मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद का यह विवाद अब अयोध्या से निकलकर पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए अयोध्या के धन्नीपुर इलाके में 5 एकड़ जमीन अलॉट की थी, लेकिन अभी तक वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू नहीं हुआ है और इस मस्जिद के लिए अभी तक चंदा भी इकट्ठा नहीं किया गया है। तो अगर आप कानून के हिसाब से चलेंगे तो कानून ने, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के पास ही बाबरी मस्जिद के लिए एक अलग स्थान अलॉट किया था और कहा था कि आप यहां पर बाबरी मस्जिद बना सकते हैं और यह कानूनी रूप से बनाई जाएगी। लेकिन ये सारे लोग वो हैं जो कानून को नहीं मानना चाहते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानना चाहते। और आप सोचिए, जब जगह अलॉट कर दी गई है अयोध्या के पास तो वहां बाबरी मस्जिद बनाने के बजाय ये बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है ताकि अब से लेकर अगले साल जो चुनाव होने वाला है ये एक बड़ा मुद्दा बन जाए और वापस से धर्म के नाम पर वहां पर राजनीति हो, पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण हो और फिर से वहां पर हिंदू मुसलमान किया जा सके। अब आप ये सोचिए कि यहां पर हिंदू मुसलमान की राजनीति आखिर कौन कर रहा है। अब हमारी अगली खबर खास तौर पर हमारे असम के दर्शकों के लिए है और मशहूर गायक जुबीन गर्ग के फैंस के लिए है, जो बेसब्री से यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि जुबीन गर्ग की हत्या किसने की, कैसे की और क्यों की।
आज एक बड़ी खबर आई है। इस मामले की जांच कर रही असम पुलिस की SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जुबीन गर्ग के 4 करीबियों को हत्या का आरोपी बनाया है। SIT ने आज गुवाहाटी की अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है और इसमें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्याम कानू महंत, जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, जुबीन गर्ग के बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत को हत्या का आरोपी बताया गया है। इसके अलावा जुबीन गर्ग के चचेरे भाई और असम पुलिस के निलंबित अधिकारी संदीपन गर्ग पर गैर इरादतन हत्या का आरोप इस चार्जशीट में लगाया गया है। अब पहली बात यह है कि देखिए जुबीन गर्ग को किसने मारा। जुबीन गर्ग के अपने ही लोगों ने जुबीन गर्ग की हत्या की है। तो पहली बात इसमें आज के जमाने के बारे में, आज के युग के बारे में सीखने वाली है कि देखिए कैसे एक व्यक्ति के आसपास के जो लोग होते हैं, जो उसके साथ काम कर रहे होते हैं, वो लोग कैसे बदल सकते हैं, कैसे धोखा दे सकते हैं, पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। ये सबके लिए सीखने की बात है। और आप देखिए आज कि जुबीन गर्ग के साथ जो काम करते थे, यानी अपने मैनेजर पर जुबीन गर्ग ने कितना विश्वास किया होगा। जुबीन गर्ग के बैंड में जो लोग काम करते थे, जो दूसरे आर्टिस्ट थे, उन पर कितना विश्वास किया होगा। जिस आयोजक के शो में शामिल होने के लिए सिंगापुर चले गए, उस पर कितना विश्वास किया होगा। और इन सारे लोगों ने जुबीन गर्ग के साथ विश्वासघात किया, धोखा किया और उनकी हत्या कर दी। इस चार्जशीट में इन सारे आरोपियों पर जो धाराएं लगाई गई हैं, उनके मुताबिक पूरी प्लानिंग करके जुबीन गर्ग की हत्या की गई थी। यह हत्या अचानक नहीं हुई, एक दिन में नहीं हुई, यह पूरी योजना बनाकर प्लानिंग के साथ हत्या हुई। हत्या के बाद सबूतों को मिटाया गया ताकि ये लोग पकड़े ना जाए और ये एक दुर्घटना लगे। और जुबीन गर्ग के साथ धोखाधड़ी की गई। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्याम कानू महंत पर तो हत्या के अलावा एक्सटॉर्शन यानी पैसे की उगाही का भी आरोप लगाया गया है। और इससे पता चलता है कि जुबीन गर्ग की हत्या से जुड़े एक नहीं बल्कि कई राज हैं। ये सभी लोग जुबीन को जानते थे, उनके बेहद करीबी थे, उनके विश्वास पात्र थे। जुबीन इन पर पूरा विश्वास करते थे, जो जहां ये ले जाएंगे जुबीन को वहां चले जाते थे। और जुबीन की हत्या के मामले की जांच के लिए SIT ने 300 लोगों से पूछताछ की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि SIT के पास सिंगापुर के अलावा असम में भी उसे ऐसे सबूत मिले हैं जिससे हत्या का आरोप साबित हो जाएगा। As promised, we have filed a charge sheet today in the Court of Chief Judicial Magistrate. It is under section 103 of BNS and other 11 sections. Few have been charged with murder. One have been charged with culpable homicide, and of course other 2 PSO has been charged with other charges. Now we have filed a charge sheet with almost 12,000 pages of documents, along with the main charge sheet, seizure, examination of witness, and it is a meticulously done exercise. Although we have taken documents from Singapore, but we have proved the case with our independent documents. Even if court says that no, Singapore documents is not admissible, we have filed a charge sheet in a way that the documents collected in Assam itself is sufficient. आपको याद होगा 19 सितंबर को सिंगापुर में जुबीन गर्ग की मौत हो गई थी और उस समय यह दावा किया गया था कि उनकी मौत समुद्र में डूबने की वजह से हुई है। बाद में इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो जुबीन के दोस्त थे, करीबी थे, रिश्तेदार थे, उनके साथ काम करने वाले थे। और हम लगातार जुबीन गर्ग की मौत के मामले को डिकोड करते चले आ रहे हैं, लगातार इस खबर का पीछा करते आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं, असम के लोग, उनके देश भर में जो फैंस हैं, वो आज भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जुबीन गर्ग और उनके परिवार को इंसाफ कब मिलेगा और जुबीन गर्ग की हत्या करने वाले लोग कब पकड़े जाएंगे और कब सारी दुनिया को ये पता चलेगा कि जुबीन गर्ग की हत्या क्यों हुई, किन कारणों से हुई और इन सारे लोगों ने जुबीन गर्ग के साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया।
अब आपको रुपए की गिरावट की सच्चाई हम बताते हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रुपए की गिरावट को बड़ा मुद्दा बनाते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार लिखते हैं कि देखिए रुपया इतना गिर गया, रुपये का बुरा हाल है, रुपया इतना टूट गया, रुपया बहुत कमज़ोर हो गया। लेकिन इसके पीछे का अर्थशास्त्र शायद आपको कभी किसी ने बताया नहीं होगा। आज भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर 90 पर आ चुका है। इसके बाद से देश भर में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक नेगेटिव नैरेटिव बनाया जा रहा है और आज हम रुपए की इसी गिरावट को डिकोड भी करेंगे और साथ ही सबसे पहले आपको समझाएंगे कि रुपए के गिरने का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि रुपया क्यों गिरता है और रुपए के गिरने का मतलब क्या है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो भारतीय करेंसी यानी रुपए का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप दूसरे देश से सामान खरीदते हैं तो उस देश की करेंसी में पेमेंट करना होता है या फिर ऐसी करेंसी में पेमेंट करना होता है जिसे दोनों देश स्वीकार करते हैं। और इसी वजह से आज दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर में होता है और भारत भी ज्यादातर देशों से यूएस डॉलर में ही व्यापार करता है। यानी जब हम बाहर से सामान खरीदते हैं तो डॉलर में खरीदते हैं और इसके लिए भारत रुपया देकर ये यूएस डॉलर खरीदता है। जब कहा जाता है कि रुपया गिर रहा है तो इसका मतलब होता है कि एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। पहले $1 खरीदने के लिए 80 रुपए देने होते थे और इस समय $1 खरीदने के लिए 90 रुपए देने होंगे। इसे ही एक्सचेंज रेट कहा जाता है और ये जो एक्सचेंज रेट है ये रोज बदलता रहता है। आज जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारत की खराब अर्थव्यवस्था की वजह से रुपया गिर रहा है, उन्हें आज हम कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आज रुपया देश की अपनी अंदरूनी समस्याओं की वजह से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की वजह से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो समस्याएं आ रही हैं, जो माहौल है, उसकी वजह से गिर रहा है। यानी आज रुपए के गिरने की वजह इंटरनल नहीं है बल्कि एक्सटर्नल है। अब आज के युग में और यूपीए के सरकार के युग में क्या फर्क है, पहले वो देखिए। यूपीए सरकार के दौरान भी रुपया गिर रहा था लेकिन उसकी वजह अलग थी। आज जो रुपया गिर रहा है उसकी वजह अलग है। यूपीए सरकार के समय जीडीपी विकास दर 5% था। अर्थव्यवस्था हमारी जो है वो दुनिया में 10वें नंबर पर थी। हमारे यहां रिटेल महंगाई दर 8.59% थी, 8.5%। और उस समय भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया जाता था और इसे फ्रेजाइल 5 कहा जाता था। जो दुनिया की 5 फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भारत था। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो नाजुक है और कभी भी बिखर सकती है, वो होती है फ्रेजाइल अर्थव्यवस्था। फ्रेजाइल 5 जो अर्थव्यवस्थाएं थीं, तो फ्रेजाइल 5 में भारत था, ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और तुर्की। ये 5 देश थे फ्रेजाइल 5 में जिनके लिए कहा गया था कि ये इकोनॉमीज जो हैं ये सबसे कमजोर हैं। आज ये यूपीए के समय की बात बता रहा हूं और इसीलिए उस समय रुपए में लगातार गिरावट आ रही थी। आज भारत की दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 8.2% है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे नंबर पर है और हमारे यहां रिटेल महंगाई इस समय सिर्फ 0.25% है। आज भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया भर में एक ब्राइट स्पॉट कहा जाता है। उस समय फ्रेजाइल कहा जाता था, आज ब्राइट स्पॉट कहा जाता है। उस समय महंगाई दर 8.5% थी, आज 0.5% है। लेकिन दुनिया भर में आज युद्ध चल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अलग अलग देशों पर टैक्स लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं और भारत पर तो उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया है। इससे दुनिया भर के निवेशकों में एक डर है और इसी वजह से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं और अमेरिका में निवेश कर रहे हैं। इस साल अब तक FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसे हम विदेशी निवेशक भी कहते हैं, 1,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ये भारत से निकाल चुके हैं। जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो वो भारत में अपने शेयर और दूसरे इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं जो रुपए में होता है और फिर वो डॉलर खरीदते हैं। इससे बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया गिर जाता है। सुरक्षित निवेश के लिए निवेशक आजकल सोना ज्यादा खरीद रहे हैं
आप जानते हैं जैसे ही सब जगह युद्ध चल रहा है, अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो अनिश्चितता के दौर से गुजर रही हैं, तब निवेशक सोने में इन्वेस्ट करते हैं और इसी वजह से जो गोल्ड का इंपोर्ट है हमारे देश में वो बढ़ गया है। दुनिया भर से ज्यादा सोना खरीदने के लिए अब हम जो है ज्यादा रुपया खर्च कर रहे हैं पहले के मुकाबले। इससे व्यापार घाटा हमारा बढ़ रहा है और रुपया गिर रहा है। इस साल अक्टूबर में सोने का इंपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 3 गुना बढ़ गया और 3 गुना बढ़कर 1,32,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मार्च 2014 में आरबीआई के पास 30,400 करोड़ यूएस डॉलर्स का विदेशी रिजर्व था, 30,400 करोड़। आज 2025 में आरबीआई के पास विदेशी रिजर्व बढ़कर 70,000 करोड़ डॉलर्स का हो चुका है। इकोनॉमी में हमारा फर्क देखिए आप, कहां 30,000 करोड़ डॉलर्स और कहां 70,000 करोड़ डॉलर्स आज। इसी तरह से वर्ष 2013 और 14 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सोने का जो रिजर्व था, सोने का भंडार, वो 2,150 करोड़ डॉलर का था और आज 10,500 करोड़ डॉलर से ज्यादा का है। इन सभी आंकड़ों से यह साफ होता है कि आज रुपए में गिरावट इसलिए नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, हमारे अंदरूनी जो फैक्टर्स हैं ये कमजोर हो रहे हैं। ये इस वजह से है क्योंकि दुनिया भर में अभी बहुत परेशानियां चल रही हैं, दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं, दुनिया भर में जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो रुपए को गिरा रहे हैं। अब देखिए, रुपए में जब गिरावट होती है तो क्या असर होता है, उसके अच्छा असर और उसका बुरा असर, उसका नुकसान और उसका फायदा। सबसे पहले नेगेटिव असर की बात करते हैं। जो लोग इंपोर्ट करते हैं उन्हें इसका नुकसान होता है क्योंकि वो डॉलर में खरीद कर ला रहे हैं और डॉलर अब उन्हें महंगा मिलेगा, डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा। जो छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा जो लोग विदेश घूमने के लिए जाते हैं, वेकेशन पर जाते हैं या किसी भी काम के लिए जाते हैं, उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है क्योंकि वो सारा खर्चा डॉलर्स में करते हैं और डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। जो कंपनियां विदेशों से लोन लेती हैं उनका लोन भी महंगा हो जाता है और व्यापार घाटा बढ़ जाता है क्योंकि दुनिया में अब भी ज्यादातर कारोबार डॉलर में ही होता है। हालांकि रुपए की गिरावट का आम लोगों पर कोई खास असर नहीं होता। रुपए में गिरावट के कुछ फायदे भी हैं, जैसे जो लोग सामान यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, भारत से बाहर बेचते हैं, उन्हें ज्यादा मुनाफा होता है क्योंकि उन्हें पेमेंट जो मिलता है वो डॉलर में मिलता है और वो अब ज्यादा मिलेगा। आईटी कंपनियां जो अमेरिका में काम करती हैं वो रुपए में गिरावट से उनकी आय बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है। अभी के समय में रुपए की गिरावट का एक और बड़ा फायदा हो सकता है। रुपए की कमजोरी से जो भारतीय सामान है वो अब कम कीमत पर मिलेगा और इससे हमारा निर्यात बढ़ सकता है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के बीच हमारा निर्यात दूसरे देशों में बढ़ना हमारे लिए एक अच्छी बात भी साबित हो सकता है। और आज जो लोग रुपए की गिरावट को लेकर एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं कि आज तो देश का बुरा हाल हो गया, इकोनॉमी का बड़ा बुरा हाल हो गया क्योंकि रुपया टूट रहा है, उन्हें जरा अब पुराना जमाना याद कराते हैं। वर्ष 2013 की कुछ अखबारों के हेडलाइंस देखिए, कैसे उस समय रुपए की गिरावट को लेकर हर रोज अखबारों की हेडलाइंस बनती थी। ये आपको मैं दिखा रहा हूं यूपीए सरकार के दौरान की हेडलाइंस। देखिए 2013 की हेडलाइंस हैं। आज रुपए की गिरावट के बारे में आपको एक आंकड़ा और देखना चाहिए। 22 मई 2004 को यूपीए सरकार सत्ता में आई थी और मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उस समय एक यूएस डॉलर की कीमत थी 45 रुपए। 2013 में रुपए में भारी गिरावट आई और अगस्त में $1 की कीमत हो गई 68 रुपए 75 पैसे। हालांकि बाद में इसमें कुछ सुधार भी आया। यूपीए सरकार के दौरान रुपए में अधिकतम 52.77% की गिरावट आई थी। तो आप याद कर लीजिए 52.77% गिरा यूपीए के टाइम। अब एनडीए की सरकार के दौरान रुपए की गिरावट के आंकड़े देखिए। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उस समय $1 की कीमत थी 59 रुपए 59 रुपीज। आज $1 की कीमत 90 रुपए 56 पैसे है आज। इस तरह एनडीए सरकार के दौरान रुपए में अधिकतम 53.49% की गिरावट आई है। यह हम अधिकतम गिरावट दिखा रहे हैं आपको, यानी यूपीए सरकार के दौरान रुपए में 52.77% और एनडीए सरकार के दौरान 53.49% की गिरावट आई। ये आंकड़े क्या बताते हैं कि यूपीए और एनडीए दोनों के समय में ही
रुपए में लगभग एक जैसी गिरावट हुई है। हालांकि डॉलर और रुपए का यह भाव हर रोज बदलता है। जैसे अगर मैं 10 नवंबर की बात करूं, 10 नवंबर को $1 की कीमत 89 रुपए 80 पैसे थी। अब इसके आधार पर अगर यूपी और एनडीए के बीच रुपए की गिरावट की तुलना करें तो यह अंतर बदल जाता है। एनडीए सरकार में रुपए की जो गिरावट है वो यूपीए से कम हो जाती है। यूपीए सरकार 10 वर्षों तक सत्ता में थी और एनडीए की सरकार 11 साल 6 महीने से सत्ता में है। इसलिए अब आप रुपए की गिरावट का सबसे दिलचस्प आंकड़ा देखिए। हमने दोनों सरकारों के 10 साल के शासन की तुलना की है कि 10 साल के शासन में रुपए में कितनी गिरावट आई। यूपीए सरकार में रुपया अधिकतम 52.77% गिरा। एनडीए सरकार में यह गिरावट अधिकतम 41.92% रही। यानी यूपीए और एनडीए के 10 वर्षों के शासन में रुपया यूपीए सरकार के समय ज्यादा गिरा था। और यहां मैं आपको बता दूं, यह 10 वर्षों की तुलना है, 14 से लेकर 2024 तक और 2004 से लेकर 2 अगस्त 2013 तक। आज अंतर्राष्ट्रीय हालात बहुत खराब हैं। दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं। भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है। इसके बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। और यह मत भूलिए कि अभी बीच में कोविड का समय भी आया था, जहां कोविड ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को एक तरीके से बर्बाद कर दिया था। बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि अगले साल रुपए में फिर से मजबूती आएगी। इसलिए जो बुद्धिजीवी, नेता और पत्रकार रुपए की गिरावट पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें आज ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए। अब एक और आंकड़ा देखिए, आपके लिए देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का पिछले 51 वर्षों का आंकड़ा दिखाते हैं। और ये हमने 10-10 साल के भूखंड में, इसको 10-10 साल के कालखंड में हमने इसे बांटा है। तो देखिए, 1974 से लेकर 1984 के दौरान रुपए में औसतन 40% की गिरावट आई। यह वो समय था जब ज्यादातर इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस दौरान, जैसा मैंने आपको कहा, इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी ज्यादातर समय। तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के बाजारों से ज्यादा जुड़ी हुई भी नहीं थी। इसके बाद 1984 से लेकर 94 के दौरान रुपए में औसत जो गिरावट है वो 176% की आई। इस दौरान राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव के समय ही एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया भर के बाजारों के लिए खोल दी गई थी। इसके बाद 1994 से 2004 के बीच रुपए में औसतन 44.5% की गिरावट आई और वर्ष 2004 से लेकर 2014 के बीच रुपए में अधिकतम गिरावट 52% आई। देखिए, और 2014 से लेकर 2024 के बीच रुपया अधिकतम जो है करीब 42% तक कमजोर हुआ है। 51 वर्षों के इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि रुपए की गिरावट किसके समय में कितनी ज्यादा हुई है। यह आंकड़ा आप हमेशा याद रखिएगा। 74 से 84, 84 से 94, 94 से 2004 और 2004 से 2014 के बीच 52% और 2014 से 24 के बीच 41%। अब आप देख लीजिए कि जो 2014 से 2024 के बीच का ये जो कालखंड है, जिसे आप मोदी युग कह सकते हैं, इस दौरान रुपए की गिरावट अगर आप परसेंटेज में देखें तो कितनी आपको बाकी के टाइम से कम नजर आएगी, 41%। और आज ही महंगाई के आंकड़े भी आए हैं और नवंबर में जो रिटेल महंगाई है इस बार 0.71% रही है। अक्टूबर के मुकाबले इसमें मामूली सी वृद्धि आई है, लेकिन अभी भी ये 1% से कम ही है। अक्टूबर में रिटेल महंगाई 0.25% थी। रिटेल महंगाई आम लोगों से जुड़ी होती है, जिसमें सब्जियां, दाल, फल और खाने का सामान, चावल, ये सब की महंगाई दर्ज की जाती है। अब आपको संसद में लेकर चलते हैं। संसद में आपने अब तक राजनीतिक विषयों पर विवाद होते तो बहुत देखे होंगे, सुने होंगे, बड़ी राजनीति होती है वहां। लेकिन पिछले 2 दिनों से संसद में एक नए प्रकार का विवाद शुरू हुआ है और यह है सांसदों द्वारा सिगरेट पीने पर। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखकर शिकायत की है कि टीएमसी के एक सांसद सदन में बैठकर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट
सितंबर 2019 से ही भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसे रखना और इस्तेमाल करना भारत में एक अपराध है। इस प्रकार के व्यवहार से संसद की गरिमा को ठेस पहुंचती है और हमारे युवाओं के लिए भी ये खराब संदेश देता है और उन्होंने टीएमसी के सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सर, सदन की जानकारी के लिए है सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है। क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। चेक कर, नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था दे रहा हूं। सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है, एक मिनट प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओके। कल ही टीएमसी के एक सांसद सौगत राय संसद भवन के परिसर में खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे और उस समय भारत सरकार के 2 मंत्री गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत अचानक से वहां आ गए और उन्होंने टीएमसी के इस सांसद को टोका भी। हमारे स्वास्थ्य को आप उसको नहीं रोक रहे। हाँ, तो बस हम तो अपना वीडियो बना रहे हैं, हमें बनाने दीजिए। दादा चोरी भी करते हैं तो खुलेआम, सिगरेट भी पीते हैं तो खुलेआम पीते हैं। अरे आज इज्जत बचा दिया अध्यक्ष, नहीं तो सब लोग बेनकाब हो गए। दादा चोरी भी करते हैं तो खुलेआम, सिगरेट भी पीते हैं तो खुलेआम पीते हैं। तो संसद भवन के परिसर में एक सांसद खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं। 2 भारत सरकार के मंत्री आते हैं, हंसी मजाक में उन्हें टोकते भी हैं, ये भी कहते हैं कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि इससे आपकी सेहत भी खराब हो जाएगी। इसी प्रकार से सदन के अंदर भी कुछ सांसद कुछ खा रहे थे और उस समय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को ऐसे सांसदों को टोकना पड़ा कि आप ये सब मत खाइए। आप देखिए तब क्या हुआ। ये माननीय सदस्यगण यहाँ खाने पीने का प्रोग्राम मत रखो, बंद करो थैलियां। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय किसानों की बात कर रहा हूँ जिनके कारण खाना पीना होता है। नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं, इधर खा रहे खा भी इसलिए रहे हैं कि किसान पैदा कर रहा है और हम बीजों की नई नई किस्में तैयार कर रहे हैं। ये वो चीज नहीं खा रहे। अब ये विशेष क्या खा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी जब जानकारी नहीं है। भारत में सिगरेट पीना अपराध नहीं है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना प्रतिबंधित है और अगर जनता के प्रतिनिधि यानी सांसद सिगरेट पीते हुए दिखाई देंगे और वो भी संसद के परिसर में, तो जनता के बीच एक गलत मैसेज जरूर जाएगा। भारत में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग धूम्रपान करते हैं और हमारे देश में हर वर्ष करीब 10 लाख लोगों की धूम्रपान की वजह से मौत हो जाती है। धूम्रपान से कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं और सिगरेट के हर पैकेट पर बड़े बड़े अक्षरों में ये चेतावनी लिखी होती है कि इसे पीने से आपके शरीर में क्या नुकसान होगा, साथ ही उस पर तस्वीरें भी लगी होती हैं। अब आप सोचिए, इसके बाद भी हमारे देश के सांसद, जिन्हें आप लॉ मेकर्स कहते हैं, हमारे देश में संसद में कानून बनाए जाते हैं और हम अपने प्रतिनिधियों को वोट देकर चुनते हैं, संसद में भेजते हैं ताकि वो संसद में जाकर देश के भले के लिए काम करेंगे और देश के लिए कानून बनाएंगे। लेकिन जब यही सांसद कानून को तोड़ते हैं, वो भी संसद में बैठे हुए ही, सरकारें कहती हैं, प्रशासन, हमारा कानून कहता है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट नहीं पी सकते, लेकिन संसद के अंदर यह सब हो रहा है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आज ही के दिन
114 वर्ष पहले 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को एक बार फिर से भारत की राजधानी क्यों बनाया था? पहले राजधानी थी कलकत्ता में और आज ही के दिन अंग्रेज राजधानी को कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली में ले आए थे। क्यों किया उन्होंने ऐसा, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अब आपको एक बड़ी दिलचस्प जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 114 वर्ष पहले वर्ष 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को एक बार फिर से भारत की राजधानी बना दिया था और उससे पहले कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी, जिसे आज आप कोलकाता के नाम से जानते हैं। इससे पहले भी दिल्ली सैकड़ों वर्षों तक अलग अलग साम्राज्यों की राजधानी रही है। यानी साम्राज्य कोई भी आया हो, राजा कोई भी आया हो, शासक कोई भी आया हो, दिल्ली सबकी फेवरेट थी राजधानी के तौर पर। माना जाता है कि महाभारत के समय भी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो आज की दिल्ली है। 8वीं से 11वीं सदी तक, यानी आज से करीब 1000 वर्ष पहले तोमर राजपूतों ने भी दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाया था। फिर 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक दिल्ली सल्तनत और मुगलों की राजधानी भी दिल्ली ही रही। दिल्ली सल्तनत के दौरान वर्ष 1327 का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, जब मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर महाराष्ट्र के दौलताबाद ले गया। कहा जाता है कि वो अपने साथ इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी लेकर गया था, इसलिए उसे एक पागल सुल्तान कहा जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने वर्ष 1772 में भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता को बना दिया। वजह यह है कि भारत में अंग्रेजों का राज बंगाल से ही शुरू हुआ था और फिर धीरे धीरे बाद में ये पूरे देश में फैल गया। इसलिए उस समय अंग्रेजों को कलकत्ता सूट करता था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले शासन बंगाल से शुरू किया था। ब्रिटिश साम्राज्य में कलकत्ता करीब 139 वर्षों तक राजधानी रहा। सोचिए, 139 वर्षों तक कलकत्ता राजधानी था और 12 दिसंबर 1911 को एक बार फिर से अंग्रेजों ने दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी 1905 का बंगाल विभाजन। अंग्रेजों ने बंगाल में आजादी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए उसे धर्म के आधार पर 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा पूर्वी बंगाल, जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे और इसका ज्यादातर हिस्सा आज बांग्लादेश में है, और दूसरा हिस्सा पश्चिम बंगाल, जहां हिंदू बहुसंख्यक थे। तो सोचिए, हिंदू और मुसलमान के आधार पर उन्होंने बंगाल के 2 हिस्से कर दिए, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। हालांकि इस फैसले का उल्टा असर हुआ और तब पूरे बंगाल में स्वदेशी और आजादी का आंदोलन बहुत उग्र हो गया, आंदोलन भड़क गया, जिसके बाद अंग्रेजों ने वर्ष 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया और कलकत्ता के बदले दिल्ली को राजधानी बना दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान राजधानी के बारे में आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। अंग्रेजों ने वर्ष 1864 में शिमला को
ब्रिटिश साम्राज्य की समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। कलकत्ता से शिमला की दूरी 1800 किलोमीटर से ज्यादा की है, लेकिन हर साल गर्मी के मौसम में राजधानी कलकत्ता से शिमला शिफ्ट हो जाती थी। सोचिए ये कितनी बड़ी एक्सरसाइज है कि राजधानी को कलकत्ता से शिमला शिफ्ट किया जाता है हर साल गर्मियों के लिए, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अंग्रेज गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन्हें कलकत्ता की गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती थी, और इससे पता चलता है कि अंग्रेजों के लिए भारत में शासन से ज्यादा जरूरी था उनका अपना आराम। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई, और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। मौत कभी अचानक आती है तो कभी दबे पांव। दुर्घटना प्रभावित गर्भवती महिला, थैलेसीमिया रोगी के लिए रक्त का अभाव जानलेवा हो सकता है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आप बन सकते हैं सुपर हीरो। रक्तदान करने से कम नहीं होता, गर्व होता है, जान बचाने का गर्व। आखिरकार मैं 18 की हो गई, तो इस बार मैंने वोट भी डाला और खून भी दे पाई। 65 साल की उम्र तक 177 बार किया स्वैच्छिक रक्तदान, और यही है मेरा अभिमान। कीजिए रक्तदान और बनिए किसी के चेहरे की मुस्कान। लेकिन नन्ही सी जान, आपका हमेशा करेंगे सम्मान। आप हो मेरे सुपर हीरो। रक्तदान यानी जीवन दान। थैंक यू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज डिवीजन DGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक साल में 50 दोस्त बनाना बहुत छोटी बात है, लेकिन 50 साल तक एक से ही दोस्ती निभाना बहुत बड़ी बात है। नमस्कार।